हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स फॉर ऑल। आज हम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का मैग्नेटोस्टैटिक आगे चैप्टर करेंगे। बाकी सब हमने ऑडियो लेक्चर्स में कर लिया है, लेकिन एक क्वेश्चन था ऑडियो लेक्चर में जो काफ़ी बच्चों को नहीं समझ आया कि यहाँ पे एक हमारे पास क्यूब है। ठीक है, ये हमारे पास एक क्यूब है और एक कॉर्नर पे चार्ज पड़ा हुआ है। मान लो कि इस कॉर्नर पे एक चार्ज पड़ा है क्यूब। अब हमें पूछ लिया कि कॉर्नर पे चार्ज पड़ा है और इस दीवार में से कितना फ्लक्स बाहर जाएगा। ठीक है, इस वाली दीवार में से। तो कॉर्नर पे लेकिन चार्ज पड़ा है। उस क्वेश्चन में यहाँ पे चार्ज पड़ा था, सारे कॉर्नर सिमेट्रिकल है, मैंने यहाँ मान लिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर चार्ज पड़ा है तो यहाँ से फ्लक्स कितना होगा। तो फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ई डॉट डी एस पासिंग थ्रू ए सरफेस। ठीक है, तो इस सरफेस में से हमें निकालना है। तो उसको करने के लिए हमें सबसे पहले ये चेक करना पड़ेगा कि चार्ज हमारा इस रूम में, क्योंकि क्यूब है तो मैं अपने रूम को भी क्यूब मान के चल रहा हूँ। ठीक है, तो चार्ज हमारा इस रूम में कितना पड़ा है। तो इस रूम में अगर तो सेंटर पे पड़ा होता या अंदर होता रूम के, तो मैं बोल देता कि सारा का सारा चार्ज अंदर है। ठीक है, लेकिन जब कॉर्नर पे पड़ा होगा तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि सारा चार्ज मेरे इस क्यूब के अंदर है, इस रूम के अंदर है, ऐसे नहीं हो सकता। कॉर्नर पे जब पड़ा होगा तो मेरे को और क्यूब्स बना के देखना पड़ेगा कि कितना इस रूम में शेयर कर रहा है ये वाला चार्ज। ठीक है, इस रूम में। तो वो कैसे देखना है, एक तो मेरा ये रूम है। ठीक है, इसे 1 नंबर मान लेते हैं। इसके साथ एक और रूम होगा। ठीक है, इस रूम के साथ एक और रूम होगा। इस रूम के ऊपर एक और रूम होगा। 2 नंबर के ऊपर एक और रूम होगा। तो टोटल 4 रूम हमारे इस कॉर्नर के साथ टच कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। ठीक है, ये साथ वाला, इसके ऊपर वाला, इसके साथ वाला। ठीक है, तो ये सारे इस कॉर्नर को के साथ टच कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी हिसाब से इस रूम का, जो ये मेरा रूम है, इससे एक पीछे भी एक रूम होगा। ठीक है, इससे जो पीछे वाला रूम होगा उसे मैं मान लेता हूँ 5 नंबर। ठीक है, इससे जो पीछे होगा, जो मेरा इस दीवार से पीछे है, इस दीवार से जो पीछे है उसके ऊपर भी एक रूम होगा, उसे 6 नंबर मान लो। ठीक है, ऐसे ही 2 नंबर दीवार के, ये जो 2 नंबर रूम है, इस रूम के साथ वाला, इसके पीछे भी एक रूम होगा। ठीक है, उसे 7 नंबर मान लो। और ऐसे ही 4 नंबर रूम के भी पीछे एक रूम होगा, उसे 8 नंबर मान लो। तो ये सारे के सारे 1 2 3 4 5 6 7 8 सारे के सारे इस कॉर्नर को शेयर कर रहे हैं। ठीक है, अगर इस कॉर्नर को शेयर करें तो मैं बोल सकता हूँ कि मेरा जो चार्ज है वो सारा का सारा सिर्फ इसमें नहीं है, इन सब 8 के 8 रूम में शेयर हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए एक रूम में उसकी शेयरिंग कितनी हुई, एक रूम में इसकी शेयरिंग होगी Q/8। 8वां हिस्सा इस रूम में आ रहा है। ठीक है, तो Q/8। तो यहाँ पे इस चीज को अगर कंप्लीटली लिखो तो इसे लिखते हैं क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, जो फ्लक्स होता है। ठीक है, तो इसका मतलब इस रूम में सिर्फ और सिर्फ 8वां हिस्सा है चार्ज का। अब हमें इस दीवार में से निकालना है, सिर्फ इस दीवार में से। इस रूम में से पता लग गया कि 8वां हिस्सा चार्ज का पड़ा है। ठीक है, फ्लक्स भी आ सकता है, लेकिन हमें इस पर्टिकुलर दीवार में से निकालना है। उसके लिए हमें क्या करना है, अब हमें देखना है इस चार्ज के साथ अगर मैं एक और ऐसी चीजें मिलेंगी मेरे पास, अगर मैं एक और इसको दीवार की तरह काम करूं। ठीक है, तो मान लो कि यहाँ पे ये कॉर्नर मान लिया मैंने, इस कॉर्नर पे, ठीक है, चार्ज पड़ा हुआ था। तो इस कॉर्नर पे चार्ज पड़ा था, तो ये दीवार हो गई। ठीक है, अगर ये दीवार हो गई तो इस चार्ज के कारण इस दीवार में से पैरेलल फील्ड लाइंस जाएंगी। ठीक है, पैरेलल फील्ड लाइंस बना रखी है इसमें मैंने। इसी हिसाब से ऐसे एक ये चीज भी होगी। ठीक है, तो मैं इसे ऐसे मान लेता हूँ। तो यहाँ से जो फील्ड लाइंस जाएंगी वो भी पैरेलल जाएंगी। ठीक है, इस दीवार में से भी सिमिलरली अगर चार्ज यहाँ पे पड़ा है तो इस दीवार में से भी फील्ड लाइंस मेरी पैरेलल जाएंगी। ठीक है, तो तीनों की तीनों दीवारों में से मेरी फील्ड लाइंस पैरेलल जा रही है। लेकिन जो बाकी की दीवार बच गई, जैसे ये मेरा फर्श है, ये जो बच गया, यहाँ से जो फील्ड लाइन जाएंगी वो इसे कट करेंगी। क्यों, क्योंकि यहाँ से फील्ड लाइन कुछ इस हिसाब से आएगी, तो इसे कट करेगी। ठीक है, सिमिलरली जो यहाँ पे दीवार होगी, इसको भी ये वाले जो फील्ड लाइन आएंगी ये इसको कट करेगी। ठीक है, इसी हिसाब से ये जो दीवार होगी, ठीक है, कॉर्नर ये रहा, यहाँ से इसको कट करेगी। तो 3 फेसेस को ये कट कर रहा है। ठीक है, और 3 में से पैरेलल जा रहा है। तो हमें पता है कि जिसको कट करेगा वहां से फ्लक्स होगा। ठीक है, जहां से पैरेलल जाएगा वहां से फ्लक्स 0 होगा। तो इसका मतलब सिर्फ 3 दीवारों में से फ्लक्स आ रहा है। तो मैं बोल सकता हूँ कि एक रूम में से कितना फ्लक्स आ रहा था, चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, व्हिच इज Q/8 एप्सिलॉन नॉट।
ये एक रूम में से आ रहा था, लेकिन एक रूम में से भी तीन दीवारों में से जो मेरा करंट फ्लक्स आ रहा था वो कितना है, इतना। ठीक है, एक रूम से बोल लो या तीन दीवारों से बोल लो, ठीक है, लेकिन हमें बोलना है सिर्फ एक दीवार में से। तो एक दीवार में से मेरा कितना आएगा, वो आएगा Q/24 क्यों, तीन दीवारों से इतना जाएगा तो एक दीवार से Q/24 होगा। ठीक है, तो इतना हमारा फ्लक्स होगा एक दीवार में से। ठीक है, फिर आता है हमारे पास मैग्नेटोस्टैटिक्स। ठीक है, जैसे कोई भी हमारे पास करंट कैरिंग वायर है। ठीक है, अब पहले क्या था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कि चार्ज हमारा एक रेस्ट था, उसकी वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बन रही थी हर डायरेक्शन में। ठीक है, अब क्या होगा, हमारा चार्ज मोशन में है, तो चार्ज जब मोशन में होता है तो करंट कॉन्स्टिट्यूट करता है, तो जब करंट आएगा तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आएगी। तो वो जो मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, उसकी डायरेक्शन कैसे होगी, डायरेक्शन होगी कि राइट हैंड रूल से। ठीक है, तो अगर मेरा करंट इस डायरेक्शन में है तो आपको क्या करना है, अपने राइट हैंड की थंब को करंट की डायरेक्शन में रखना है और अपने फिंगर्स को कर्ल करना है। ठीक है, तो फिंगर्स को अगर आप कर्ल करोगे तो वो डायरेक्शन किसकी होगी, मैग्नेटिक फील्ड की। तो इसमें ये डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की, और ये कुछ ऐसे है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे चलेगा। ठीक है, तो ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगी। लेकिन सोचने वाली बात है कि अगर मेरे पास करंट सर्कुलर वायर में हो तो हम ये नहीं कर सकते, क्योंकि थंब आपका हर बार चेंज होता जाएगा। तो आपको क्या करना है, इसमें थोड़ा सा चेंज है। चेंज क्या है, अगर करंट कैरिंग वायर सर्कुलर है तो आपको फिंगर्स को करंट की डायरेक्शन में रोटेट करना है। ठीक है, कर्ल किया करंट की डायरेक्शन में, जो थंब होगा वो आपको बताएगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो इस केस में जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो बाहर की ओर है। ठीक है, बोर्ड से बाहर की ओर, तो इस डायरेक्शन में हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद अगर कोई करंट कैरिंग वायर में से करंट जा रहा है, ठीक है, तो करंट जा रहा है तो उसकी वजह से किसी चार्ज पे, ठीक है, कोई चार्ज क्यू पड़ा है, उस पे जो मैग्नेटिक फोर्स है वो कितनी लगेगी। ठीक है, तो जैसे मान लो कि ये करंट कैरिंग वायर है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगी। मैग्नेटिक फील्ड में जो इसकी मैग्नेटिक फील्ड होगी उसमें एक चार्ज मूव कर रहा है। ठीक है, आप ऐसे बोल सकते हो, या फिर मैंने बाहर से एक मैग्नेटिक फील्ड लगा दी, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है और चार्ज मेरा मूव कर रहा है किसी भी डायरेक्शन में, पर्टिकुलर डायरेक्शन में इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो उस चार्ज पे कितना मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, ठीक है, वो हम कैसे निकालते हैं, लोरेंट्स लॉ से। तो वो होगी एफ मैग्नेटिक इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। ठीक है, ये लोरेंट्स फोर्स होगी। इसी तरह से ये तो लोरेंट्स फोर्स होगी, लेकिन जनरल फॉर्मूला क्या होता है, जनरल फॉर्मूला होता है एफ इज इक्वल टू क्यू ई प्लस वी क्रॉस बी। इसका मतलब अगर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों की दोनों लग रही हैं तो हमारे पास जो टोटल नेट फोर्स होगी वो ये होगी। ठीक है, अब हम इसकी बात कर रहे थे, तो इसको अगर हम ध्यान से सोचें, मान लो कि जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन है इनटू द बोर्ड। इनटू द बोर्ड मतलब मैंने ये मान लिया मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर लग रही है, इनटू द बोर्ड, और जो मेरा चार्ज पार्टिकल है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है विद वेलोसिटी में। ठीक है, इस डायरेक्शन में, तो इस पे मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, तो आपको कैसे चेक करना है, फिर से यही रूल देखना है। अब v क्रॉस b करना है। ठीक है, v क्रॉस b कैसे करते हैं, जो फर्स्ट नंबर पे आएगा वेलोसिटी उसकी डायरेक्शन में फिंगर्स को करो v। अब कर्ल करना है लेकिन किसी डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो ये तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है नहीं, डायरेक्शन तो अंदर की ओर है। तो आपको क्या करना है, वेलोसिटी इस तरफ भी तो है, तो मैं इसे इस हाथ को ऐसे भी कर सकता हूँ v क्रॉस b। अब ध्यान से देखो, इसको मैं ऐसे कर रहा हूँ, तो v क्रॉस b, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऊपर की ओर। इसका मतलब इस चार्ज पे जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगी वो इस डायरेक्शन में होगी, v क्रॉस b। ठीक है, इसी तरह से मैग्नेटिक फोर्स को एक और वे में भी लिखा जा सकता है। जैसे मैग्नेटिक फोर्स को हमने लिखा q इंटू वी क्रॉस बी। ठीक है, इसको मैं इंटीग्रल फॉर्म में लिख सकता हूँ v क्रॉस बी डी क्यू। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ v क्रॉस बी डी क्यू। डी क्यू जो चार्ज है उसको हम क्या लिख सकते हैं, चार्ज को। ठीक है, जो ये डी क्यू चार्ज है
इसको मैं कुछ और भी लिख सकता हूँ, स्मॉल चार्ज है, ठीक है। इसको लिखना हो तो मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, तो इसको लिखा जा सकता है हमारे केस में लैम्डा डी एल, ठीक है, लैम्डा डी एल, ठीक है, हो जाता है कभी कभी। डी क्यू को लिख सकता हूँ लैम्डा डी एल, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो तो ये बनेगा लैम्डा वी क्रॉस बी लैम्डा डी एल, ठीक है। इस लैम्डा को इसके साथ ले आओ, v इंटू लैम्डा क्रॉस बी डी एल, ठीक है, लैम्डा इंटू वी, लैम्डा इंटू वी, इसको लिखते हैं करंट, ठीक है। डायमेंशनली आप चेक कर सकते हो, ये क्या है, लैम्डा होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ और वेलोसिटी होता है मीटर पर सेकंड, मीटर की डायमेंशन लेंथ की है, मीटर पर सेकंड होगा टाइम, लेंथ से लेंथ कैंसिल, चार्ज पर यूनिट टाइम इज करंट, ठीक है। तो इस हिसाब से मैं इसको Q बाय टी करंट लिख सकता हूँ, लैम्डा इंटू वी को। तो इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आई क्रॉस बी डी एल, ठीक है। अब इसको मैं इस वे में लिख सकता हूँ आई डी एल वैक्टर क्रॉस बी वैक्टर। इसका मतलब ये है कि जो करंट की डायरेक्शन है वही हमारे जो वायर की डायरेक्शन होगी, लाइक वायर अगर ऐसे पड़ी है तो मेरा डी एल लेंथ ये होगा, तो ये तो मेरी वायर की डायरेक्शन है, ठीक है, यही मेरे करंट की डायरेक्शन है। इसी हिसाब से मैंने यहाँ पे इसलिए आई डी एल वैक्टर कर दिया। तो अगर मेरा करंट कांस्टेंट है तो मैं करंट को बाहर निकाल के इसको लिख सकता हूँ आई डी एल वैक्टर क्रॉस डी वैक्टर। तो ये भी मेरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है मैग्नेटिक फोर्स का, मैग्नेटिक फोर्स का, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, आई डी एल क्रॉस बी भी लिख सकते हैं हम इसको। फिर हम इसी बेस पे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है कि अगर हमारे पास मान लो कि ये सारा हिस्सा मैग्नेटिक फील्ड से भरा हुआ है, ठीक है, मतलब इस पूरे हिस्से में मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है, अंदर की ओर, अंदर की ओर मतलब ऐसे लग रही है, ठीक है। अगर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है, ठीक है, मान के चलना अंदर की ओर है, इसको मैं स्मॉल क्रो से डिनोट कर रहा हूँ। यहाँ पे मेरे पास एक स्केयर वायर है, स्केयर वायर कैरिंग करंट आई, ठीक है, इसमें से करंट आई जा रहा है, स्केयर वायर है और साइड इसकी ए है, सबकी साइड ए होगी, इसमें से करंट जा रहा है। यहाँ पे एक मैंने साथ में एक वेट mg हैंग करवा दिया इस वायर के साथ। अब मेरे को जानना है कि मैं कितना करंट इसमें से पास करवाऊं, कितने करंट की वैल्यू हो कि ये जो मेरा वेट है वो नीचे की ओर भी ना जाए, ऊपर की ओर भी नहीं जाए, इक्विलिब्रियम में यहीं का यहीं रह जाए, ठीक है। तो कितना करंट इसमें से पास करवाऊं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमने अभी फॉर्मूला देखा, मैग्नेटिक फोर्स लगती है आई डी एल क्रॉस बी, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इस वायर पे जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगी, इस वाली वायर पे, ठीक है, इस वायर पे, तो मैग्नेटिक फोर्स होती है आई डी एल क्रॉस बी। डी एल करंट की डायरेक्शन है, डी एल ऊपर वाली डायरेक्शन है, डी एल क्रॉस बी, ठीक है, डी एल क्रॉस बी, तो डी एल ये हो गया क्रॉस बी। अब मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, अंदर की ओर, लेकिन कितने हिस्से में लग रही है, सिर्फ इतने हिस्से में। तो यहाँ पे अगर मैं देखना चाहूँ तो आई डी एल ऊपर की ओर है, बी अंदर की ओर है, तो मैग्नेटिक फोर्स इस तरफ है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे जो करंट इधर की ओर आएगा इस वाली साइड में, तो आई डी एल क्रॉस बी ये नीचे की ओर होगा, ठीक है, आई डी एल नीचे की ओर है, बी अंदर की ओर है, तो इसको अंदर की ओर कर रहा हूँ, तो इसको अंदर की ओर किया, मैग्नेटिक फोर्स इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स इस डायरेक्शन में, यहाँ पे इस डायरेक्शन में, ये कैंसिल आउट हो जाएगी, ठीक है। जो बाहर है उस पर कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लग रही, लेकिन अब बच गया सिर्फ ये वाला हिस्सा जिसमें करंट आई चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे आई की डायरेक्शन ये है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड की अंदर की ओर, तो मेरे को ऐसे रखना पड़ेगा, तो आई डी एल क्रॉस बी, इसको अंदर की ओर करो तो मैग्नेटिक फोर्स ऊपर की ओर, तो इस वाली वायर पे ऑफ लेंथ ए मैग्नेटिक फोर्स लग रही है इस डायरेक्शन में। तो इसका मतलब ये मैग्नेटिक फोर्स इसको इक्वेट करनी चाहिए, मैं लिख सकता हूँ एफ मैग्नेटिक शुड बी इक्वल टू एम जी,
और एफ मैग्नेटिक को कैसे लिखते हैं, आई डी एल क्रॉस बी। मैं इसको लिख सकता हूँ आई डी एल क्रॉस बी इज इक्वल टू एम जी। तो यहाँ पे जो मेरा डी एल है ये पूरी लेंथ ए, मैं लिख सकता हूँ आई, इसकी इंटीग्रेशन कर दूँ। अब डी एल और बी में एंगल कितना है, डी एल और बी में एंगल कितना है, तो ये डी एल की डायरेक्शन है और बी इस डायरेक्शन में है, तो बोल सकता हूँ 90 डिग्री। मैं से सिंपल आई डी एल भी लिख सकता हूँ। मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो मैं यहाँ से आई और बी इंटीग्रल डी एल इज इक्वल टू एम जी। डी एल मेरा कहाँ से कहाँ तक है, टोटल लेंथ ए, ठीक है, सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक। तो मैं लिख सकता हूँ आई ए बी इज इक्वल टू एम जी। तो यहाँ से मेरा जो करंट आएगा वो आएगा एम जी बाय ए बी। इसका मतलब इतना करंट मेरे को देना पड़ेगा ताकि मैं इसे इक्विलिब्रियम में रख सकूं, ना ये नीचे को की ओर जाए ना ये ऊपर की ओर जाए, ठीक है। अगली चीज, ठीक है, इतना करंट दे दिया, ना ऊपर जा रहा ना नीचे जा रहा। अगर मैं करंट को बढ़ा देता हूँ, ठीक है, अगर मेरा ये जो करंट है वो इंक्रीज कर जाता है तो क्या होगा, तो इसका मतलब ये हुआ, क्योंकि हम लिखते हैं जो मैग्नेटिक फोर्स आई डी एल क्रॉस बी, इसका मतलब क्या हुआ, मैग्नेटिक फोर्स है वो इंक्रीज कर जाएगी, इसका मतलब ये ऊपर की ओर जाना शुरू कर देगा। ऑब्वियस सी बात है, ये ऊपर की ओर जाएगा। तो अगर ये ऊपर की ओर जाना शुरू कर देगा, इस मास को ऊपर की ओर पुल करेगा, ठीक है, तो कितना वर्क हमें लगाना पड़ेगा, या मैग्नेटिक फोर्स कितना वर्क लगा रही है, ठीक है। तो एक इंसान सीधा सीधा, अगर हमें फॉर्मूले पता है, हम सीधा क्या करते हैं, वर्क होता है एफ इंटू एच, कितनी हाइट ऊपर गया, ठीक है, वही वर्क होगा हमारा। तो हम सीधा बोल सकते थे एफ हमारे पास जितना है, ठीक है, कितना था आई डी एल बी, तो आई ए बी एच, तो हम ये बोल देते हैं कि हमारी जो मैग्नेटिक फोर्स है उसने इतना वर्क किया। लेकिन हमें पता है कि मैग्नेटिक फोर्स वर्क नहीं करती, ठीक है, मैग्नेटिक फोर्सेस डू नॉट डू एनी वर्क, ठीक है। तो वर्क किसने किया, अगर इस वाली फोर्स ने इतना वर्क नहीं किया इसको ऊपर ले जाने में, तो वर्क किया किसने, क्वेश्चन ही है, ठीक है। तो क्या वर्क डन यही आएगा, अगर किसी और ने किया तो ये भी निकालना है, क्योंकि इसने तो वर्क नहीं किया, मैग्नेटिक फोर्स वर्क नहीं करते, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हम चेक करते हैं, जब मेरा करंट इस डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चल रहा था, ठीक है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चल रहा था, तो मैं मान लेता हूँ कि मेरी जो वेलोसिटी थी चार्ज की वो डब्ल्यू थी, जब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चल रहा था, ठीक है। अगर ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी थी, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी थी, और मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो फोर्स, ठीक है, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर, तो जो फोर्स लगेगी वो वर्टिकली अप लगेगी, ठीक है। क्या किया हमने, क्यू वी क्रॉस बी, ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स होता है क्यू वी क्रॉस बी, तो वी इस डायरेक्शन में, क्रॉस बी, मैग्नेटिक फोर्स ऊपर की ओर। लेकिन अब सोचने वाली चीज क्या है, चार्ज इधर तो जा रहा था, लेकिन जब ये ऊपर की ओर जाना शुरू हुआ, तो चार्ज की डायरेक्शन, चार्ज में एक वेलोसिटी आई ऊपर की ओर भी, ठीक है, तो एक कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऊपर की ओर भी है, हॉरिजॉन्टल तो है, ऊपर की ओर भी है, तो मैं बोल सकता हूँ कि एक वेलोसिटी इस डायरेक्शन में भी है जिसको मैं नाम यू दे रहा हूँ, यू वेलोसिटी से ऊपर की ओर जा रहा है, तो यू वेलोसिटी से ऊपर की ओर जा रहा है, तो इस वेलोसिटी के कारण, ठीक है, इस वेलोसिटी के कंपोनेंट के कारण मैग्नेटिक फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगी, आराम से वी क्रॉस बी करना दोबारा से, इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फोर्स लगेगी, इसको मैं बोल रहा हूँ एफ ऑफ यू, यू के कारण, ठीक है, क्योंकि चार्ज इधर भी चल रहा है और ऊपर की ओर भी जा रहा है मैग्नेटिक फोर्स के कारण। दूसरी चीज, नेट वेलोसिटी मेरी ये हो जाएगी, नेट वेलोसिटी, तो इसी हिसाब से जो नेट फोर्स है वो ये हो जाएगा। ये कैसे, मैंने सिर्फ वेलोसिटी के परपेंडिकुलर ये फोर्स बनाएंगे, इसके परपेंडिकुलर ये फोर्स, इसके परपेंडिकुलर ये फोर्स, बस इतना काम किया, ठीक है। तो देखने वाली बात क्या है कि मैग्नेटिक फोर्स जो ऊपर को लग रही है वो तो ठीक है, वो हमें दिक्कत नहीं दे रही, लेकिन किसी चीज को किसी के अगेंस्ट वर्क करना पड़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे किसको किसके अगेंस्ट करना पड़ रहा है वर्क, ये जो मैग्नेटिक फोर्स हॉरिजॉन्टली इस डायरेक्शन में लग रही है, इसको हमें कंपेंसेट करना है, ठीक है। ये जो हॉरिजॉन्टली बैकवर्ड, इसका मतलब चार्ज को बैकवर्ड मैग्नेटिक फोर्स लग रही है, लेकिन हमें क्या करना है, चार्ज को इधर की ओर भेजना है इस डायरेक्शन में, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज हमारी एक फोर्स लग रही है, इस डायरेक्शन में एक फोर्स लग रही है, ठीक है। तो उस फोर्स को हमें रोकना है, तो वो कैसे रोकेंगे हम,
हमें इसके अगेंस्ट वर्क करवाना पड़ेगा। तो एक बैटरी है, ठीक है, जो करंट प्रोवाइड कर रही है, एक बैटरी है, वो इसे रोकेगी, ठीक है। तो वर्क करेगी बैटरी यहाँ पे। तो जो बैटरी एक वर्क करेगी वो होगी, उसको कितना लगाना पड़ेगा, जो ये अपोजिट डायरेक्शन में एफ ऑफ यू, ठीक है, एफ ऑफ यू इनटू, शायद शोर बहुत आ रहा है बाहर से, तो लोग बहुत शोर मचाते हैं। तो हॉरिजॉन्टल फोर्स जो हमारी इस डायरेक्शन में लग रही थी, इसको कंपेंसेट करना पड़ेगा बैटरी को, ठीक है, इसलिए एफ ऑफ यू इनटू, अब चार्ज को लेकिन जाना तो इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में है, ठीक है, यहाँ से यहाँ, तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, डब्ल्यू, ठीक है, यहाँ पे वेलोसिटी में डब्ल्यू रखी है, तो यहाँ से उसे कुछ हिस्सा पार करना है, डब्ल्यू डी टी, ठीक है, क्योंकि एफ इंटू एच या एफ इंटू एल जो हमारे यहाँ पे हो गए, एफ डॉट डी आर लिखते हैं हम वर्क को, ठीक है, तो इसलिए हमने ये लिखा है, डिस्टेंस को हम लिख सकते हैं वेलोसिटी का टाइम। तो इतनी बैटरी को वर्क करना पड़ेगा, ठीक है, क्यों, सिर्फ और सिर्फ इसको कंपनसेट करने के लिए, जो ये हॉरिजॉन्टल फोर्स मैग्नेटिक फोर्स लगा रही है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी थी, फोर्स को हम रख सकते हैं क्यू यू बी, क्यू यू बी, यू और बी आपस में परपेंडिकुलर है तो क्रॉस प्रोडक्ट हटा दिया मैंने, इंटू डब्ल्यू डी टी। अब ये जो चार्ज है, चार्ज को चार्ज को मैं लिख सकता हूँ लैम्डा इंटू वेलोसिटी, अभी चेक कर चुके हैं हम, इसको मैं लिख सकता हूँ लैम्डा, ठीक है, सॉरी, चार्ज को मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, वो तो करंट था, चार्ज को मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे लैम्डा डी एल, ठीक है, तो लैम्डा डी एल यहाँ पे टोटल चार्ज कितना है इस पूरे सेगमेंट में, ये है लैम्डा इंटू ए, तो इसे लिख सकता हूँ लैम्डा इंटू ए यू बी डब्ल्यू डी टी। तो ये वर्क डन बाय द बैटरी होगा। अब यहाँ पे चीजें निकालनी है हमें, यू डी टी, अगर मैं यू डी टी देखूँ, इंटीग्रल ऑफ यू डी टी, तो यू वेलोसिटी अपवर्ड इन टाइम डी टी, ठीक है, तो इसको मैं बोल सकता हूँ यू डी टी मेरे को ये हाइट बताएगा, एच हाइट मान लो ऊपर गया था, तो यू डी टी मेरे को एच हाइट बता रहा है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ लैम्डा ए बी, ठीक है, डब्ल्यू इंटू एच, एच क्या है हमारा यू डी टी, क्योंकि अपवर्ड वेलोसिटी है तो हाइट बताएगा ये हमें, ठीक है। अब लैम्डा इंटू वेलोसिटी, लैम्डा इंटू डब्ल्यू इज करंट, तो इसको मैं लिख सकता हूँ आई ए बी एच, यहाँ पे मैंने क्या बोला, करंट इज लैम्डा इंटू डब्ल्यू, यही करंट होता है लैम्डा इंटू वेलोसिटी, तो करंट इसी डायरेक्शन में था, तो इसलिए आई ए बी एच। तो लेकिन ये जो वर्क किया ही किया किसने, बैटरी ने, आंसर सेम आया, लेकिन हम ये नहीं बोल सकते कि मैग्नेटिक फोर्सेस ने वर्क किया था, हम ये बोल देंगे किसने वर्क किया, बैटरी ने वर्क किया, ठीक है, तो डिफरेंस याद रखना। फिर उसके बाद अभी तो ये सिर्फ एक करंट की बात कर रहे थे, एक वायर की बात कर रहे थे, ठीक है, सारा कुछ वायर में चल रहा था। अब अगर एक सरफेस चार्ज हो, सरफेस करंट हो, मान लो कि एक करंट, एक ये मेरा सरफेस है, इसमें करंट चल रहा है पूरे सरफेस में, ठीक है, इसमें करंट चल रहा है, तो उसको सरफेस करंट डेंसिटी बोलते हैं, सरफेस करंट डेंसिटी, इसको बोलते हैं सरफेस करंट डेंसिटी, इसको के से डिनोट करते हैं, कैपिटल के से, ठीक है, तो इसको लिखने का जो वे है, ठीक है, सरफेस करंट डेंसिटी। तो जैसे हम वहां पे सिर्फ एक करंट आई इज इक्वल टू लैम्डा भी लिख रहे थे, ठीक है, तो यहाँ पे सरफेस करंट डेंसिटी को मैं लिख सकता हूँ सिग्मा इंटू वी, क्योंकि सरफेस की बात कर रहा हूँ, वी हमारी वेलोसिटी हो जाएगी चार्ज की, और ये सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, ठीक है, तो ये बनेगा सरफेस करंट डेंसिटी इज इक्वल टू सिग्मा इंटू वी। इसी सरफेस करंट डेंसिटी को मैं लिख सकता हूँ डी आई बाय डी एल परपेंडिकुलर, डी आई बाय डी एल परपेंडिकुलर। तो ये क्या है चीज, डी आई बाई डी एल परपेंडिकुलर। अगर मैं यहाँ से एक एलिमेंट उठाऊं, तो ये जो मेरा एलिमेंट है इतना हिस्सा, ये मेरा डी एल परपेंडिकुलर लेंथ है, ठीक है, तो ये सारी डी एल परपेंडिकुलर लेंथ है, इतने में जो डी आई करंट जा रहा है, इतने में जो डी आई करंट जा रहा है,
तो ये डी आई करंट है और कितने लेंथ है लीटर में, तो इसलिए मैंने इसको लिखा है डी आई बाय डी एल परपेंडिकुलर। दिस इज आल्सो सरफेस करंट डेंसिटी एंड इट इज आल्सो अ सरफेस करंट डेंसिटी। ठीक है, तो जो मेरी मैग्नेटिक फोर्स है वो क्या हो जाएगी, हम मैग्नेटिक फोर्स को लिखते हैं क्यू वी क्रॉस बी। ठीक है, अब हम सरफेस की बात करते हैं। अगर मैं सरफेस की बात कर रहा हूँ तो मैं लिख सकता हूँ वी क्रॉस बी डी क्यू। ठीक है, क्यू को डी क्यू कर दिया और इंटीग्रल डाल दिया। तो डी क्यू को जब मैं सरफेस की बात कर रहा हूँ तो मैं लिख सकता हूँ डी क्यू इज इक्वल टू सिग्मा, क्योंकि यहाँ पे सिग्मा इंटू डी ए, क्योंकि सरफेस की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, टू डिमेंशनल, तो सिग्मा डी ए। यहाँ से मैं लिख सकता हूँ सिग्मा इंटू वी क्रॉस बी डी ए, या फिर सिग्मा इंटू वी इज के, तो मैं इसको लिख सकता हूँ के क्रॉस बी डी ए बाय, तो के क्रॉस बी इंटू डी ए। तो ये मेरे पास मैग्नेटिक फोर्स होगी। ठीक है, अगर मेरा करंट सरफेस पे मूव कर रहा हो, ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फोर्स होगी। पहले हमारी वायर थी, ठीक है, वायर के बाद हमारे पास ये आ गया सरफेस के बारे में मैग्नेटिक फोर्स, तो ये आ गया। इसी तरह से अगर हमारे पास वॉल्यूम वॉल्यूम करंट डेंसिटी, जिसे हम जी से डिनोट करते हैं, वॉल्यूम करंट डेंसिटी, जिसे हम जे से डिनोट करेंगे। ठीक है, उसको हम कैसे लिखते हैं, जे इज इक्वल टू रो वी। रो क्या है हमारा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, जे इज इक्वल टू रो इंटू वेलोसिटी। ठीक है, इसी हिसाब से मैं जी को और क्या लिख सकता हूँ, जैसे वहां पे डी आई बाय डी आई परपेंडिकुलर लिखा था, तो यहाँ पे डी आई बाय डी ए परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर एरिया। ठीक है, या फिर मैं आपको बताता हूँ क्रॉस सेक्शनल एरिया एक्चुअल में। ठीक है, तो यह है हमारा करंट डेंसिटी। अगर ये हमारी करंट डेंसिटी है तो इसमें डी ए परपेंडिकुलर, पहले उसकी बात करते हैं। मान लो कि मेरे पास एक वायर है, सिलेंड्रिकल वायर। ठीक है, और मैं यहाँ से देख रहा हूँ, मैं यहाँ पे हूँ, मैं यहाँ से देख रहा हूँ, तो मेरे को क्रॉस सेक्शनल एरिया कैसा दिखेगा, सर्कुलर। ठीक है, जो मेरे को क्रॉस सेक्शनल एरिया दिखेगा इस सिलेंडर का, वो सर्कुलर होगा। ठीक है, तो ये वही है। अगर मैं इस इतने हिस्से का एरिया देख रहा हूँ तो मेरे को एक इस इतने हिस्से को मैं यहाँ पे डी ए परपेंडिकुलर बोल रहा हूँ। ठीक है, तो एक तरह का ये क्रॉस सेक्शनल है, आगे क्वेश्चन में समझ आ जाएगा। क्रॉस सेक्शनल एरिया जो करंट को दिखेगा यहाँ से। ठीक है, तो मैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू दिस वॉल्यूम चार्ज, वॉल्यूम करंट डेंसिटी, तो मैग्नेटिक फोर्स क्या होगी, वो हो जाएगी फिर से दोबारा से वही चीज, v क्रॉस बी डी क्यू। डी क्यू को मैं दोबारा से अब क्या लिख सकता हूँ, ये होगा v क्रॉस बी। ठीक है, डी क्यू को मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे पिछली बार हमने, क्योंकि वन डायमेंशन में हम क्या लिखते हैं, डी क्यू इज इक्वल टू लैम्डा डी है, ये है वन डायमेंशन में। टू डायमेंशन में हम लिखते हैं सिग्मा डी, टू डायमेंशन में जैसे एक सरफेस है। थ्री डायमेंशन में हम लिखते हैं रो डी वी, रो डी वी या रो डी टाउ, टाउ भी वॉल्यूम एलिमेंट है। ठीक है, तो हम टाउ से डिनोट करते हैं, ये होगा थ्री डायमेंशन में। तो इस हिसाब से यहाँ पे क्या होगा, रो डी टाउ, टाउ इज द वॉल्यूम एलिमेंट, डी टाउ। ठीक है, डी टाउ इज द वॉल्यूम एलिमेंट, तो यहाँ पे ये बन जाएगा रो वी क्रॉस बी इंटू डी टाउ। तो रो वी हमारा क्या था, हम देख चुके हैं। ठीक है, जे क्रॉस बी डी टाउ, तो ये होगी मैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू सम वॉल्यूम कैरिंग करंट टाइप। ठीक है, किसी जैसे सिलेंडर के अंदर पूरा पूरा सिलेंडर भरा हुआ है, उसके पूरे के अंदर करंट मूव कर रहा है, उसके कारण जो फोर्स होगी वो ये होगी। ठीक है, तो इसके क्वेश्चंस करते हैं थोड़े। इसके बाद मान लो कि आपको दे दिया कि
जे इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस। मतलब एक आपको सिलेंडर दे दिया, क्वेश्चन है ये, एक एग्जांपल है कि आपके पास एक सिलेंडर है, सिलेंडर का रेडियस एस, मतलब आर मान लेते हैं, लेकिन वो एस की डिस्टेंस के हिसाब से मूव कर रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक का एलिमेंट है एस, ठीक है। इस एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो एस मान लेते हैं, जैसे स्मॉल आर मानते हैं। तो ये टोटल रेडियस है इसका ए, इस सिलेंडर का टोटल रेडियस ए है। तो हमें बोल दिया कि जे इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस। एस क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर, ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर। ऐसे हमारा करंट डेंसिटी वेरी कर रही है इस सिलेंड्रिकल वायर में, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ जे इज इक्वल टू के एस। उसने पूछ लिया कि अगर ये वाली कंडीशन है, जे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस है, तो इसमें से जो टोटल करंट होगा वो कितना होगा, ठीक है, जो टोटल करंट है वो कितना होगा। तो मैं सीधा बोल सकता हूँ कि जे इज इक्वल टू डी आई बाय डी ए परपेंडिकुलर। ये हम देख चुके थे। यहाँ पे लगाओ, अगर मेरे को करंट निकालना है तो आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ जे डी ए परपेंडिकुलर, ऐसे लिख सकता हूँ मैं इसको। जे की वैल्यू के एस है, के इंटू एस डी ए परपेंडिकुलर। अब क्वेश्चन सारा ये बचता है कि हमारा डी ए परपेंडिकुलर है क्या, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप यहाँ से देख रहे हो तो ये क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया सिलेंडर का क्या होता है? सर्कल, ठीक है, सर्कल। तो सर्कल अगर मैं सिर्फ इतने की बात करूँ, इस डिस्टेंस की, एस की डिस्टेंस की बात करूँ, तो बाहर से मेरे को ये कुछ ऐसा सर्कल दिखेगा जो एस रेडियस का होगा, ठीक है। तो जब सर्कल की बात करता हूं मैं, ठीक है, जब सर्कल की बात करते हैं तो हमारे पास सिर्फ दो पोलर कोऑर्डिनेट्स होते हैं, कौन से? आर एंड थीटा, ठीक है। आर जो डिस्टेंस ये बताएगा, थीटा जिसे पूरा रोटेट करके हमें सर्कल बना देगा। तो इसी हिसाब से यहाँ पे भी कौन कौन से सिलेंडर कोऑर्डिनेट्स होते हैं? आर फाइव, इसे आप थीटा भी बोल सकते हो, जो पूरा का पूरा घूमेगा 2 पाई एंगल से, आर फाइव और दूसरा जेड, तीन कोऑर्डिनेट से डिफाइन होगा ये। तो यहाँ पे आर और फाइव, क्योंकि हम सिलेंडर की सर्कल की बात कर रहे हैं, सिर्फ आर और फाइव की जरूरत है, या आर और थीटा बोल रहे हैं जिसे, ठीक है। बस थीटा याद रखना, 0 से 2 पाई घूमेगा सिलेंडर के केस में। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, क्योंकि मेरे को सिर्फ दो कोऑर्डिनेट चाहिए होता है सिलेंडर में, एक आर कैप और एक फाइव कैप। तो आर कैप के कोरस्पॉन्डिंग मेरा आता है डी आर, इसके कोरस्पॉन्डिंग आता है आर डी फाइव, ठीक है, डी आर आर कैप आर डी फाइव फाइव कैप। सिर्फ ये दो कोऑर्डिनेट चाहिए हमें। तो मैं इस डी ए परपेंडिकुलर को सर्कुलर के फॉर्म में लिखना था, तो मैं लिख सकता हूँ के इंटू एस। यहाँ पे डिस्टेंस आर कितना है? एस। मैं लिख सकता हूँ एस डी, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तभी मेरा पूरा एरिया बनेगा, तभी मेरा डी ए परपेंडिकुलर कंप्लीट बनेगा। क्योंकि डायमेंशनली भी एरिया तभी बनेगा अगर ये आर और ये आर दो आपस में आते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं, तभी डायमेंशनल ये एरिया बनेगा। तो मैं बोल सकता हूँ एस डी एस डी फाइव, ठीक है, सर्कल बनाने के लिए क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो यहाँ पे ये बनेगा, क्योंकि इंटीग्रल मेरा रेडियस टोटल ए है, तो मैं बोल सकता हूँ 0 से लेके ए तक। तो 0 से ए के एस स्क्वायर डी एस डी फाइव, क्योंकि मेरा एरिया चल रहा है तो इसलिए मैं दो बार इंटीग्रेट कर सकता हूँ, और ये डी फाइव जाएगा 0 से 2 पाई। सर्कल को घुमाना है पूरा, मतलब पूरा सर्कल को का एंगल कंप्लीट करना है हमें। तो ये बनेगा हमारे पास, इसकी वैल्यू निकालो, इसकी इंटीग्रेशन करो इतने हिस्से की, इसकी ये 2 पाई आ जाएगा बाहर, इसकी इंटीग्रेशन करोगे के बाहर कांस्टेंट है, एस क्यूब बाय 3 0 से ए। तो ये बनेगा हमारे पास 2 पाई के ए क्यूब बाय 3। तो ये आपका टोटल करंट होगा इस सिलेंडर से, ठीक है।